राम राम। जय हिंद दोस्त। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2024-25 की तैयारी, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी और एसएससी जीडी की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी के बीच हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो जब हम लोग अपने सिलेबस को कवर करते हुए जा रहे थे तो हम सिलेबस को कवर करते हुए कहाँ तक पहुँच चुके हैं। सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त करने के बाद हम उससे आगे के विषय पर आ चुके हैं। उसके आगे का विषय क्या रहेगा? उसके आगे का विषय रहने वाला हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसमें हमें वेदों के बारे में जानकारी मिलती है। वेद कब लिखे गए, कौन से वेद लिखे गए, नदियों के नाम, पुराने नाम कौन से थे, नए नाम कौन से। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता बोले या वैदिक संस्कृति बोले, इसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है कि वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था, समाज का रहन सहन कैसा था, कौन कौन से वेद लिखे गए, कौन कौन से वेदों में डिवाइडेशन हुआ, किस वेद के अंदर क्या चीज़ है। ये सब चीज़ हम लोग वैदिक सभ्यता के अंदर विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप लोग एक काम करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं विषय की ओर आगे। विषय अपना रहेगा वैदिक सभ्यता और हम लोग करें इतिहास। ओके, चलिए। उम्मीद है सबने शेयर कर दिया होगा। प्यारे भाई हैं, प्यारे बहनों, साहब ने शेयर कर दिया होगा। शेयर कर चुके हैं तो फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है अपना? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता रहेगी भैया? तो रहेगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। अब ये जो वैदिक सभ्यता है इसको हम दो काल में डिवाइड करते हैं। कौन से काल? दो काल में डिवाइड करते हैं, जिसको हमको क्या कहते हैं? पूर्वी उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दो भाग में इसको हम डिवाइड करते हैं। कौन सा बोलेंगे हम? पहले इस दो भाग को डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग कौन सा रहेगा? पूर्वी वैदिक काल। कौन सा रहेगा? पूर्वी वैदिक काल। और दूसरा रहेगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो ये कितने भागों में डिवाइड है भैया? तो ये दो भागों में डिवाइड है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ऋग वैदिक काल। क्या ना, किस नाम से जानते हैं? इसे हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ऋग वैदिक काल, जिस समय क्या हुआ, ऋग्वेद का निर्माण किया जा रहा था, उसको हम कहते हैं ऋग वैदिक काल। तो ये काल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इन कालों का टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक ये कालों का समय चला है? तो ये जैसे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल है पूर्व वैदिक काल का, तो पूर्व वैदिक काल का जो समय रहा है वो 1500 से लेके 1000 बीसी तक रहा है। 1500 से लेके 1000 बीसी तक। अब आप बोलोगे भैया 1500 बीसी के पहले का समय, वो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पढ़ चुके थे। कुछ समय हम लोगों ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस समय कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, इसलिए हम उसको नहीं लिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है उनको हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको ही हम रखते हैं। अब आप कहोगे सारा इतिहास पढ़ा दे, सारा इतिहास पढ़ाना भाई मुश्किल है, मेरी तरफ से भी आप लोगों की तरफ से भी, क्योंकि सारा इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इतिहास हो जाएगा। अगर इतिहास की किताब लेके बैठोगे बहुत मोटी किताब बनेगी भाई, और उतना पढ़ना मुश्किल संभव नहीं है। तो सिर्फ हम लोग क्या निकालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग वो जो चीज़ पूछते हैं। ओके, क्लियर? चलिए, टाइम पीरियड क्या रहेगा? समय काल। तो इसका समय काल रहना 1500 से लेके 1000 बीसी तक। कितना? 1500 से लेके 1000 बीसी तक क्या रहेगा? उत्तर वैदिक काल है ऋग वैदिक काल, सॉरी पूर्व वैदिक काल है ऋग वैदिक काल। बात करें उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल कौन सा समय है? ये ऋग वैदिक काल का बाद का समय है। इसका टाइम पीरियड क्या होने वाला? इसका होने वाला 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। कौन सा समय होने वाला है? इसका होने वाला है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक इसका टाइम पीरियड होने वाला है। क्लियर है भाई? ओके, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक काल का निर्माण क्यों हुआ, क्यों किया गया वेदों का निर्माण। अगर हम बात करें वेदों का निर्माण,
वेदों का निर्माण की शुरुआत कैसे हुई? तो एक बात होती है कि वेदों का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि जब हमें वेदों के बारे में थोड़ी ज़रूरत पड़ी कि यार नहीं, अपने जो वेद हैं, चीज़ें जो हमारे ज्ञान में आई हैं, उन चीज़ों को लिखने की आवश्यकता है। उन चीज़ों को लिखने की आवश्यकता और क्या है कि लोगों के बीच में इस चीज़ों को प्रचलन लाने की आवश्यकता है। तो कुछ विद्वान आए, कुछ बोल सकते हैं ब्राह्मण परिवार से लोग आए, कुछ आर्य व्यक्ति आए, जिन्होंने अपनी सभ्यता लाकर यहाँ पे लोगों को बताना शुरू किया, उसके बारे में जानकारी देना शुरू किया कि ये वेद हैं, इनको ऐसे पढ़ना है, इन वेदों में ज्ञान की चीज़ें हैं, इन वेदों में ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। और आप लोग देखेंगे कि अपने आप जब वेदों को आप लोग पढ़ते हैं तो वेदों में बहुत ज्ञान की चीज़ें हैं। अगर आप वेदों को जिसको वेदों के बारे में जानकारी है ना, उससे आप कभी मिलना, तो आप जानोगे कि उस बंदे के अंदर कितनी एनर्जी है, कितना उसके अंदर ज्ञान है। क्योंकि वेद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बहुत पुरानी पुस्तकें हैं, पुराने ज्ञान का भंडार है, और जिसको कुछ उपद्रवी बोलेंगे या फिर बोलेंगे कुछ भारत से चिढ़ने वाले व्यक्तियों ने उनको नष्ट कर दिया, पर हमारा वैदिक ज्ञान नष्ट कर दिया है, पर हमारा मानसिक ज्ञान तो अभी भी जिंदा है। अगर हम चाहें तो अभी भी वेद को दोबारा लिखने की हिम्मत रखते हैं। ओके, तो ये वैदिक ज्ञान है। वेदों में वो शक्ति है जो किसी में नहीं है। ओके, वेदों का निर्माण हमारे निर्माणकर्ता कौन रहे थे? तो बात आती है कि वेदों का निर्माण किसने किया। अगर हम बात करें वेदों का निर्माण, तो वेदों के निर्माण से सारा जब संपूर्ण निकालते हैं तो उससे एक बात समझ में आती है कि वेदों का जो निर्माण किया है वो निर्माणकर्ता कौन रहेंगे? निर्माणकर्ता बोले गए आर्य लोग। आर्य लोग एक जाति समाज होता है, उन समाज के व्यक्तियों को बोला गया है कि आर्य समाज के जो व्यक्ति थे उन्होंने वेदों का निर्माण किया है। ये लोग वेदों का निर्माणकर्ता कहलाते हैं। तो वेदों के निर्माणकर्ता कौन रहेंगे? निर्माणकर्ता। तो वेदों के निर्माणकर्ता कौन होने वाले हैं? तो ये आपके होने वाले कौन? आर्य लोग। कौन से लोग? कौन से लोग? आर्य लोग। और ये वेद का निर्माण कहाँ पे हुआ? इन वेदों का निर्माण हमारी पावन धरती कहाँ पर? भारतवर्ष में। कहाँ पर हुआ? भारतवर्ष में हुआ इसका निर्माण। तो वेदों का निर्माण कहाँ पे हुआ? वेदों का कहें तो वेदों का निर्माण कहाँ पे हुआ? ये हो भारत में। कहाँ पे हुआ वेदों का निर्माण? तो भारत में इसका निर्माण हुआ है वेदों का। तो आप लोगों को इतना चीज़ रखना है। क्या क्या हम लोग कर चुके हैं? वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भाग कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से लेकर 1000 BC। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 BC से लेकर 600 BC। उत्तर वैदिक काल के बारे में अभी हम आगे जानेंगे, पहले जानते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ? वेदों का निर्माण। तो वेदों का निर्माण की शुरुआत कौन लोग करते हैं? वेदों के निर्माण की शुरुआत करते हैं आर्य लोग। आर्य लोग वेदों का निर्माण करते हैं। अब बात आ रही भैया, ये आर्य कौन थे? आर्य लोग कौन थे? आर्य ही लोगों ने निर्माण क्यों किया? और आर्य लोग आए कहाँ से? तो हम लोग आर्य लोगों के बारे में जान लेते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आर्य लोगों के बारे में जानते हैं विस्तार से। कौन किस किस लोगों ने क्या क्या परिभाषा दी, किस किस लोगों ने क्या बताया आर्यों के बारे में, कि आर्य कहाँ से आए, कैसे आए। जैसे बात करें मैक्स मुलर के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, है ना, इन लोगों के अनुसार ये लोग कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे। तो हर इतिहासकार ने अपने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। तो किसका तर्क महत्वपूर्ण रहा है ये अभी तक डिफाइंड नहीं हो चुका है, क्योंकि आर्य के बारे में हमें जानकारी तो मिलती है आर्य आए हैं, पर कहाँ से आए ये अभी तक डिफाइंड नहीं हो पाया। तो हम लोगों को मान के चलना पड़ता है। चलिए बात करें आर्य कहाँ से आए। तो आप लोग बताएंगे भैया कहाँ से आए आर्य लोग? तो आर्य लोग के आने की संभावना ज़्यादातर कहाँ से लगी? आल्प्स पर्वत से। ओके, या फिर बोले क्या कहेंगे, मध्य एशिया से जो बोलेंगे। हर व्यक्ति ने अपना अपना अलग अलग तर्क दिया। जैसे कि मैक्स मुलर के अनुसार क्या रहा है? मैक्स मुलर क्या कहते हैं? मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य जो थे, मैक्स मुलर कहते हैं आर्य जो थे वो क्या है? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से कौन से भाग से? मध्य एशिया का वो भाग जो वर्तमान ईरान कहलाता है। कौन सा भाग? वर्तमान ईरान। क्या कहा इन लोगों ने? आर्य जो थे
मध्य एशिया, एशिया से आए। एशिया कहाँ पर? वर्तमान ईरान। एशिया से जब लोग ये लोग आए भारत में, तो ये सर्वप्रथम कहाँ पर रहे? तो ये बात करते हैं सर्वप्रथम रहने वाली बात। तो ये लोग रहे कहाँ पर? तो रहे सर्वप्रथम अगर बात करें ये लोग सर्वप्रथम कहाँ पर इन्होंने निवास किया, कहाँ इनका निवास स्थान था, तो वो बात आती है, दो जगह सामने आती हैं। एक तो पंजाब, दूसरा अफगानिस्तान। दो जगह सामने आती है, कौन सी? पंजाब एवं अफगानिस्तान। क्या कहेंगे? कहेंगे कि भैया दो जगह सामने आती हैं, एक पंजाब एवं अफगानिस्तान। वर्तमान पंजाब, वर्तमान अफगानिस्तान। उस समय तो ये भारतवर्ष हुआ करता था। उस समय ऐसा कोई डिबेट था नहीं कि ये पंजाब है, ये अफगानिस्तान है, ऐसा कुछ था नहीं। तो उन लोगों ने नाम रखे होंगे कुछ और होगा उस समय। वर्तमान पंजाब और अफगानिस्तान में ये लोग आए। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। इन्होंने कहा कि एशिया में आए। एशिया के किस एरिया में? ईरान वाले एरिया में। और ये लोग रहे कहाँ पर आकर? रहे पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में रहे। ओके। फिर इसी बीच एक व्यक्ति और आते हैं, जिसे हम कहते हैं, एक मिनट, जिसे हम क्या कहते हैं? संपूर्णानंद। किसने कहा? संपूर्णानंद जी के अनुसार नंद जी के अनुसार क्या कहेंगे? संपूर्ण नंद जी के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आर्य जो थे, आर्य कहाँ से आए? आर्य आल्प्स पर्वत के निवासी थे। कहाँ के बताए इन्होंने? इन्होंने कहा कि आर्य जो है कहाँ के निवासी है? आल्प्स पर्वत। ये कहाँ के निवासी इन्होंने कहे? इन्होंने कहा कि ये आर्य जो हैं वो आल्प्स पर्वत के निवासी हैं। ये लोग अपना निवास स्थान आल्प्स पर्वत था। आल्प्स पर्वत से ये लोग भारत में आए और भारत में आके इन्होंने क्या किया? वेदों का निर्माण शुरू किया। अब बात कर रहे थे, एक व्यक्ति और आते इस मामले में, आगे आते हैं। वो व्यक्ति क्या कहते हैं? जो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये लोग कहाँ से आए? यह आर्कटिक से। कहाँ से? बाल क्या कहेंगे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से आए? ये आए आर्कटिक से। कहाँ से आए? आर्कटिक महासागर। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार, तो बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि जो आर्य लोग थे, आर्य लोग कहाँ के निवासी थे? आर्य लोग निवासी थे आर्कटिक के। आर्कटिक कहाँ पर? आर्कटिक उत्तरी ध्रुव। कहाँ पे बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी, ये कहाँ के निवासी थे? ये थे उत्तरी ध्रुव के निवासी, ऊपर से। तो आर्कटिक से आए हुए व्यक्ति इन्होंने बताया। जब इस मामले में आगे और बढ़ते हैं तो आगे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी के अनुसार क्या रहा है, वो सब हम लोग चीज़ जानेंगे कि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार क्या रहा है। और इस मामले में एक व्यक्ति और आते हैं सामने, जिनको हम कहते हैं ग्लाइंस। क्या कहते हैं? ग्लाइंस। ग्लाइंस क्या कहते हैं? जैसे बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार बोले, तो बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार क्या कहेंगे? वो तो हो गए आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव से। दयानंद सरस्वती जी के अनुसार, जो कि किसको? आर्य समाज को बढ़ावा दिया करते थे। तो क्या रहेगा? दयानंद सरस्वती जी के अनुसार क्या कहेंगे? दयानंद सरस्वती जी के अनुसार ये कहाँ के निवासी थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये निवासी थे कहाँ कर? तिब्बत के। कहाँ? इन्होंने क्या कहा कि ये निवासी थे तिब्बत के। तो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही है। किसी ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए, किसी ने कहा कि ये आल्प्स पर्वत से आए, किसी ने कहा कि ये
एशिया से आए, मध्य एशिया से आए, तो किसी ने कहा ये तिब्बत से आए, किसी व्यक्ति ने कहा है कि ये हंगरी से आए। हंगरी वाले कहने वाले व्यक्ति कौन है? वो है ग्लाइंस। कौन व्यक्ति है जिसने कहा कि ये हंगरी से आए? वो है ग्लाइंस। ग्लाइंस बताते हैं कि ग्लाइंस ने क्या किया? ग्लाइंस ने कहा कि जो आर्य समाज के व्यक्ति हैं, आर्य लोग जो हैं, आर्य लोग कहाँ से आए? ये आए हंगरी से। ये लोग हंगरी के निवासी थे और हंगरी से भारत में आए, और भारत में आके इन्होंने क्या किया? वैदिक सभ्यता, वैदिक के बारे में, वेदों के बारे में लिखना शुरू किया, लोगों के बारे में इसको जागरूक करना शुरू किया। तो ये सब थे इन लोगों के तर्क, जो इन लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। इन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ से आए, यहाँ से आए, ऐसी ऐसे बात हुई। अब एक शब्द आता है आर्य शब्द। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ। जिसे हम अगर वैसे बोले जाए तो आर्य का मतलब क्या? श्रेष्ठ का मतलब बड़ा भाई, जैसे बोलते हैं बड़ा भाई, श्रेष्ठ भाई, तो सबसे बड़ा जिसे हम कहते हैं आर्य है। आर्य शब्द की यहाँ पे लिख दूँ? हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है इधर। आर्य का अर्थ, आर्य का अर्थ क्या रहेगा? आर्य शब्द का अर्थ क्या रहेगा? आर्य शब्द का अर्थ रहने वाला श्रेष्ठ। क्या रहेगा? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या बड़ा। क्या रहेगा? श्रेष्ठ या फिर बड़ा। वैसे महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट रहेगा श्रेष्ठ। अगर हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। ओके, अब बात करें इनकी भाषा। तो भाषा, इस कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे ये लोग? संस्कृत या ग्रामीण सभ्यता। ओके, तो कौन सी थी? ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। सभ्यता कौन सी थी इनकी? ग्रामीण भाषा। सभ्यता कौन सी थी? यहाँ पे सभ्यता ग्रामीण थी। और हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, सभ्यता कैसी थी? वो थी नगरीय सभ्यता। कैसी थी सभ्यता? सी नगरीय, जिसे हम शहरी सभ्यता भी कहते हैं, कह सकते हैं। तो ये कौन सी सभ्यता थी? ये थी ग्रामीण सभ्यता। ये लोग ग्रामीण थे। और इनकी भाषा कौन सी थी? भाषा थी इन लोगों की संस्कृत। आर्य लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आर्य लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ओके, चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर इससे आगे और बढ़ते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे प्रशासन कैसा था, प्रशासन की इकाइयाँ कितने भागों में डिवाइड थी, प्रशासन किस 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 प्रकार से किया जाता था, पहले कौन आता था प्रशासन में, किसके सबसे बड़ा कौन होता था, फिर उसके नीचे, ऐसी प्रशासन की इकाइयाँ थीं। तो प्रशासन की इकाइयाँ कितने भागों में डिवाइड थी? बात करें प्रशासन की इकाइयाँ कितनी? 5 भागों में डिवाइड थी। कितने भागों में बटी रखी थी? 5 भागों में बटी रखी थी। कौन कौन सी वो 5 भाग थे? कौन कौन से 5 भाग थे जिसमें इसको बांटा गया था? तो पहले बात करते, सबसे पहले कौन सा आएगा? कुल। कौन सी भाषा हो जाएगी, कौन सी एक चीज़ हो जाएगी जिसको हम कहते हैं कुल? कुल क्या होता था? कुल सबसे बड़ा होता था। कुल के बाद कौन सा आता है? कुल के बाद आता है ग्राम। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? कुल के बाद आता है ग्राम। ग्राम के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? ग्राम के बाद आएगा विश्व, विश्व के बाद जन, और जन के बाद राष्ट्र। पहले क्या आ जाए? कुल, ग्राम, ग्राम के बाद क्या? विश्व। ये इकाइयाँ थी, काम करने की इकाइयाँ। सबसे ऊपर स्थान पे कौन आएगा? कुल आएगा, फिर ग्राम आएगा, फिर विश्व आएगा, फिर कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। एक मिनट, कुल, ग्राम, विश्व, चौथे नंबर पर जन एवं राष्ट्र, 5वें नंबर पर क्या आएगा? राष्ट्र आ जाया करता था। तो ये
इकाइयों में विभाजित थी इस प्रकार से। प्रशासनिक इकाई, प्रशासन करने की इकाइयाँ इस प्रकार से विभाजित थी। पहले क्या आएगा? कुल आएगा, फिर ग्राम आएगा, फिर विश्व आएगा, फिर जन आएगा और राष्ट्र आएगा। पहले कुल के लोग आया करते थे, फिर ग्राम के लोग आया करते थे, फिर विश्व के आसपास के कुछ गांव, फिर जन, पूरी जन प्रजा आती थी, फिर आया करते थे राष्ट्र, पूरा राष्ट्र की बात किया करते थे इसमें। तो छोटे से लेके बड़ी तक इकाइयों में इसमें डिवाइड कर रखा था। ये डिवाइडेशन था किसका? अगर बात करें यहाँ पे एक मुखिया हुआ करता था, ग्राम का मुखिया, जो वर्तमान में ग्राम में क्या कहते हैं? प्रधान। एक बोल नहीं चलता कि प्रधान दी तो चल दिए, तो वही बात है कि जो ग्राम में नहीं, ग्राम में होता है प्रधान। तो ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम के जो मुखिया हैं उसको लोग किस नाम से बुलाते थे? ग्रामीण के नाम से। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे या कहा जाता था। ओके, इस नाम से ये लोग इनको पुकारा करते थे, ग्राम के मुखिया को, कि ग्रामीण या फिर इस दो नामों से बुलाया करते थे। और क्या हो सकता था इसके मामले में, और आगे जानते हैं। जैसे बात करें ऋग्वेद में कुछ नदियाँ हुई हैं, उन नदियों के नाम कि पहले क्या नाम थे, वर्तमान क्या नाम है, क्योंकि ऋग्वेद की नदियों के नाम भी हमें याद रखना है, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। प्रश्न कैसे बनेगा कि ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, जिसमें से सरस्वती का पुराना नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सरस्वती का पुराना नाम कौन है, गंगा का पुराना नाम। एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। ऋग्वेदिक कालीन, ऋग्वेदिक कालीन, ऋग्वेद के समय जो नदियों के नाम रखे गए थे वो क्या थे? ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। एक तरफ आप क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे नदी और एक तरफ लिखेंगे पुराना नाम। या बोलो ये नया नाम, ये हो गया नया नाम, नया नाम ये पुराना नाम नदी का। ओके, नई नदी, पुरानी नदी, पुराना नाम। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक नदी आती है जिसको हम कहते हैं झेलम नदी। झेलम नदी को पहले किस नाम से बुलाया करते थे? झेलम नदी को पहले बितास्ता के नाम से बुलाते थे। किस नाम से? झेलम को हम लोग बितास्ता नदी के नाम से पुकारा करते थे। किस नाम से? झेलम। झेलम जो नदी है उसे हम एक नाम से बुलाते हैं, जिसे हम कहते हैं बितास्ता। किस नाम से? बितास्ता नदी के नाम से बुलाते थे। इसके ही आगे फिर बढ़ते हैं तो एक और नदी आती है जिसको हम कहते हैं सिंधु। क्या कहते हैं? सिंधु। जिसके किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। कौन सा? सिंधु। सिंधु नदी को उस समय किस नाम से बोलते थे? उस समय हम लोग सिंध या हिरंद, क्या बोलते थे? सिंध या फिर हिरात, सिंध या फिर हिरात, इस नाम से हम लोग इस नदी को बुलाते थे। फिर आगे जानते एक और नदी आती है जिसको कहते हैं चिनाब। चिनाब को किस नाम से बोलते थे? चिनाब को हम लोग अस्कनी नाम से बुलाते थे। आर्य लोग किस नाम से बुलाते थे? अस्कनी। अस्कनी, ओके, अस्कनी नाम से बुलाते थे। फिर एक नदी आती है इन्हीं के बीच में जिसे हम कहते हैं गंडक नदी। गंडक नदी को किस नाम से बुलाते थे ये लोग? गंडक नदी को बुलाते थे सदा नीर। गंडक कौन सी नदी? गंडक नदी को हम लोग किस नाम से बुलाते थे? सदा नीर। सदा नीर नाम से, नीरा या सदा नीर के नाम से बुलाते थे। तो ये कुछ नदियाँ थी जिनके बारे में हम लोग जाना है। और 2-3 नदी बची, उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ओके, जैसे रावी नदी हो गई, ओके, जिसे परशु पानी बोलते हैं, है ना। तो ये नदियों के नाम है। अभी मैंने कितने नीचे लिख दिए? 4 नदी नीचे लिख दी और 1 2 3 4 नदी और बची हैं।
जिसको हम 4-5 बच्चे करीब करीब, उनको भी लिख देते। जैसे बात करें राबी, राबी को किस नाम से बुलाते थे? राबी को बुलाते थे प्रसरू, एक मिनट, परशुपाणी, परशुपाणी नाम से बुलाते थे। फिर एक गोमती नदी आती है, ब्यास नदी आती है और सतलज नदी आती है। तो गोमती नदी को किस नाम से बुलाते थे? सतलज को किस नाम से बुलाते थे? या बोले ब्यास, ब्यास और सतलज। तो ये नदियां थी सिंधु घाट, क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियां। तो इस नाम से जैसे बात करें, गोमती नदी क्या, गोमल नाम से, किस नाम से? गोमल। गोमती को किस नाम से बुलाते थे? गोमल को। ब्यास को बिपाशा, ब्यास नदी को किस नाम से हम लोग बुलाते थे? बिपाशा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सतलज को हम किस नाम से बुलाया करते थे? सतलज नदी को किस नाम से बुलाया करते थे? कमेंट बॉक्स के लिए आप लोग का आंसर है ये। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी कि सतलज नदी को किस नाम से बुलाया करते थे। ओके, तो ये तो थी कौन सी नदी? ये थी ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि ऋग्वैदिक कालीन की नदियों के पुराने नाम क्या क्या थे, क्या क्या ये नदियाँ थी। ओके, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर थोड़ा बहुत और जान लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक मिनट जरा, कौन सी नदी रहेगी? ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। हम लोग सब नदियों के बारे में जान चुके हैं। अब उससे आगे एक ऋग्वैदिक कालीन समाज, वहाँ पे समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था कि मातृ सत्तात्मक था? समाज के व्यक्ति कार्य क्या करते थे, कैसे कैसे रहा करते थे, वो सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। सामाजिक दृश्य, सामाजिक दृश्य कैसा था वहाँ का? जैसे बात करें समाज, तो समाज किस प्रकार का हुआ करता था? समाज हुआ करता था पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या हुआ करता था कि यहाँ पे पिता की चलती थी, पर कुछ कार्य करने से पहले माता से भी परमिशन ली जाती थी, क्या आज्ञा ली जाती थी। तो समाज कैसा था? समाज पितृसत्तात्मक। किस प्रकार का? पितृ सत्तात्मक समाज कैसा था यहाँ का? पितृ सत्तात्मक समाज था। और ये व्यक्ति खाने पीने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? ये लोग जो थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, जिससे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों व्यक्तियों को क्या कहते हैं? शाकाहारी। ये किसके बारे में बोले जाएंगे? शाकाहारी बोले जाएंगे। ये कहते शाकाहारी भी थे, हारी एंड मांसाहारी। ये मांस, मच्छी इत्यादि का प्रयोग भी करते थे। ये लोग साग सब्जी का भी प्रयोग करते थे। तो ये लोग दोनों प्रकार के व्यक्ति थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी समाज इनका था। अगर बात करें लोग मनोरंजन के लिए क्या चीज़ करते थे, तो मनोरंजन के लिए ये लोग करते थे रथ दौड़। रथ दौड़ क्या हो करते थे? मनोरंजन का साधन इन लोगों के पास था रथ दौड़, जिसमें ये लोग क्या करते थे? रथ को दौड़ाया करते थे। रथ पे बैठ के ये लोग प्रतियोगिता करते थे कि भाई देखो आज कौन कितना आगे जाता है, किसका रथ जीतता है। तो ये लोग प्रतियोगिता आयोजित किया करते थे, तो इसको कहते हैं रथ दौड़। क्या था? मनोरंजन का साधन। रथ दौड़ की मनोरंजन का साधन हो गया। प्रमुख देवता, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे एक चीज़ के बारे में और, प्रमुख देवता के बारे में। प्रमुख देवता इनके कौन से थे? वो था इंद्र। किस देवता की ये लोग पूजा किया करते थे? तो वो करते थे इंद्र देवता की। अगर बात करें इनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय लोगों का था पशुपालन। क्या था? पशुपालन और कृषि।
दो तरह के व्यवसाय किया करते थे लोग, पशुपालन एवं कृषि से अपना जीवन यापन किया करते थे। पशुपालन एवं कौन कौन सा कार्य किया करते थे? पशुपालन और कृषि, ये दो माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। इन लोग के बोले तो इनका फेवरेट पशु कौन सा था? अगर बोले फेवरेट जानवर, तो फेवरेट जानवर कौन सा था इनका? प्रिय पशु, तो वो हो जाएगा कौन सा? घोड़ा। घोड़ा इनका क्या होता था? घोड़ा इनका फेवरेट या प्रिय पशु हुआ करता था। तो सामाजिक दस में क्या था? समाज पितृसत्तात्मक था, शाकाहारी व मांसाहारी थे ये लोग, रड और मनोरंजन का साधन किया करते थे ये लोग। क्या था? प्रमुख देवता इंद्र देवता थे इन लोगों के। व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि से व्यवसाय किया करते थे। प्रिय पशु घोड़ा। ओके, अगर बात करें यहाँ पे क्या होता? समाज जो था, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होता था? परिवार। क्या होता? परिवार या फिर कुल, ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी। जैसे मैंने वहाँ से शुरुआत करी थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ये क्या? ये तब ये क्या थी? ये प्रशासन की प्रक्रिया थी। तो सबसे बात करें समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? इकाई थी परिवार या फिर कुल। क्या कहते हैं? परिवार या फिर कुल। ये क्या थी? ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ओके, यहां पे क्या होता था? समाज में जो था मुखिया, क्या होता था? मुखिया। परिवार में मुखिया क्या होता था? परिवार में आप लोग जानते हैं कि आपके परिवार में आपका मुखिया कौन होंगे? आपके पिता होंगे, या आपके पिता के पिता अभी जीवित होंगे तो पिता के पिता मुखिया होंगे। तो घर में बड़ा सदस्य हर समय मुखिया का भूमिका निभाता है। आपके घर में आपके पिता होंगे तो वो बड़े होंगे, आपके पिता के पिता अगर जीवित हैं तो वो बड़े होंगे। तो इस समाज में क्या पितृसत्तात्मक समाज है, तो पिता ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। किसी किसी घर में महिलाएं बड़ी होती थी, किसी किसी घर में सारे फैसले महिलाओं के हाथ में होते हैं। ओके, पिता। ओके, और क्या पिता क्या कहते हैं? कुल। किस नाम से बुलाते थे? कुल या कुलपति, कुल या गृहपति, किस नाम से बुलाया जाता था? कुल या गृहपति के नाम से इसको बुलाया करते थे। और जान ले तो और क्या चीज थी यहाँ पे? बाल विवाह एवं क्या था? बाल विवाह, विवाह एवं और क्या था? पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का क्या था? प्रचलन नहीं था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ना तो बाल विवाह था, ना ही यहाँ पे पर्दा प्रथा थी। यहाँ पे इन दोनों का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ के व्यक्ति क्या बहुत अच्छे रहे होंगे। छोटी उम्र में बच्चे की शादी नहीं करवाते थे, कोई पर्दा प्रथा नहीं थी कि नहीं घूंघट लगा के रखना है आपको, अगर आप बाहर निकलोगे तो घूंघट डाल के निकलोगे, पर्दे में रहोगे, ऐसा कुछ नहीं था। समाज बढ़िया था उस समय का भी। अभी का जो समाज है वो बढ़िया नहीं है भाई, मेरे हिसाब से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा है मुझे नहीं पता, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समाज 50% सही है, 50% बिगड़ चुका है। ओके, चलिए। और क्या विधवा क्या करती? अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी। क्या कर सकती थी? विधवा जो है, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो महिला क्या करती थी? अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी, अगर वो दोनों फैमिली मेम्बर्स मंजूर हैं तो। क्या हुआ करता था?
विधवा अपने पति के छोटे भाई से शादी कर, शादी या फिर क्या कहें, विवाह, विवाह कर सकती थी। क्या हुआ था? विधवा अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी। मृत पति, क्या बोलेंगे, मृत पति। जीवित में तो नहीं कर सकते ना भाई, ये तो गलत हो जाएगा, फिर जीवित में करना बहुत गलत हो जाएगा। तो ये क्या था, मृत पति के साथ। ओके, मृत पति अगर किसी के कच्ची उम्र में मान लो किसी के शादी होके आई, 2 साल बाद किसी के पति की डेथ हो गई, तो क्या करते थे लोग, बातचीत करके छोटे बच्चे को मना के उसके साथ उसकी शादी कर दिया करते थे, पुनः विवाह कर दिया करते थे। तो ये अच्छी प्रथा थी उस समय के लिए, क्योंकि उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद ना हो और पूरी फैमिली अच्छे से चल सके, तो अच्छी काम था मेरे हिसाब से, तो बढ़िया था। तो पुनः विवाह भी कर दिया जाता था। अभी भी आप देखोगे कि भारत में बहुत जगह ऐसा होता है, अभी भी विवाह कर दिए जाते हैं, बहुत जगह अभी ऐसा है। यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, भारत के किसी भी स्टेट में चले जाओ, ज़्यादातर एरिया में है। भारत के अन्य किसी देश में चले जाओ, वहाँ पे भी ये प्रथा चलती है। ओके, अगर बात करें, एक महिला हुआ करती जिनको कहते हैं जीवन भर अविवाहित महिला। जो महिला जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे एक नाम दिया जाता था जिसे कहते हैं अमाजू। क्या कहते थे? अमाजू किसे कहते थे? ये होती थी जीवन भर अविवाहित। ये सिर्फ किसके लिए प्रयोग करता था? ये महिलाओं के लिए प्रयोग होता था कि जीवन भर ये महिला अविवाहित रहती थी। क्या होता था? ये जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला करते थे, उसे क्या कहते थे? अमाजू। अमाजू नाम से इनको बुलाया करते थे। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आगे जानते हैं और क्या चीज़ें हुई हैं इसके बारे में। चलिए एक बार रुकिए ज़रा, और फिर आगे जानते हैं कि समाज में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। किस प्रकार का समाज था, ये हम बात कर रहे हैं अभी समाज के बारे में। सामाजिक दृश्य है यहाँ पे भाई, कि समाज कैसा था, वहाँ पे लोग कैसे, रहन सहन कैसा था, कैसे जीवन यापन करते थे, कैसा इनकी सोच थी, कैसी समझ थी। तो ये लोग सामाजिक दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग सामाजिक दृश्य को अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये सामाजिक दृश्य किसका? वैदिक सभ्यता का, ऋग वैदिक कालीन समाज। ओके, अगर बात करें आर्य जो थे, उनका प्रिय पदार्थ क्या था? आर्यों का प्रिय पदार्थ था सोम रस, जो क्या होता था, जो कि वनस्पति से निर्मित किया जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ, कौन सा पेय पदार्थ? कौन सा? पीने योग्य जो पदार्थ था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे सोमरस। सोम रस, सोम रस के नाम से बोलते थे। ये क्या? ये वनस्पति से बनाया जाता था, वनस्पति से निर्मित। ये वनस्पति से निर्मित हुआ करता था। ओके, अगर बात करें, इस समय एक धातु खोजी गई जिसको कहते हैं लोहा। लोहे को हम क्या कहते थे? व्यायाम या फिर आयास। क्या कहते थे? खोजी गई धातु क्या थी? लोहा को, हुआ नहीं होगा, लोहा होगा भाई। लोहा को ये लोग किस नाम से? श्याम अयस के नाम से। क्या? श्याम अयस। श्याम अयास के नाम से बुलाया करते थे। अब बात करें तांबा को लोहे अयस। तांबा को किस नाम से बुलाते थे? लोहो अयास।
लोह अयस्क कहा जाता था। और यहाँ पे तो क्या था, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि यहाँ पे अगर किसी जानवर की मृत्यु कर जाती थी, किसी जानवर में महत्वपूर्ण बात है गाय, अगर गाय जैसे किसी पशु की मृत्यु कर दी जाती थी या किसी को जानबूझकर मार दिया जाता था, तो यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए सजाए मौत या फिर देश निकाला या फिर राज्य निकाला हुआ करता था। अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या करता था तो उसको क्या देश से बाहर निकाल दिया जाता था या फिर उसको सजाए मौत दी जाती थी। डिपेंड करता था उसने केस कितना बड़ा किया है, कितनी बड़ी उसको क्षति पहुंचाई है। गाय की हत्या, गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान, क्या था प्रावधान, ये चीज़ें थी कहाँ की, ये चीज़ें थी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। अब ये चीज़ हम लोग ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज का दृश्य था ये, कि समाज कैसा था, यहाँ पे लोग कैसे प्रकार के रह गए थे, क्या क्या कार्य करते थे, किस तरीके से जीते किस प्रकार से अपना जीवन यापन इत्यादि कार्य किया करते थे। ये तो ऋग्वैदिक कालीन समाज का दृश्य हो गया। अब इसके आगे हम और चीज़ें जानेंगे, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि ऋग्वैदिक कालीन समाज व्यक्ति और क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, वेद कितने लिखे गए, कौन कौन से वेद में क्या लिखा गया है, कितने, जैसे बोले शिव जी का नाम कितनी बार आया है, विष्णु जी का नाम कितनी बार आया है ऋग्वैदिक काल में, इंद्र का नाम कितनी बार आया, तो इन देवताओं के नाम भी हम लोग जानेंगे कितनी बार आए हैं। तो हम लोग वो सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है जो भी समझाया सारा अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और ख़ासकर अपने फ्रेंडों के पास, अपने मित्रों के पास जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास, जो 12th क्लियर कर चुके हैं उनके पास, और आप लोग खुद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका परिवार है, आप लोग बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।